नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आधुनिक भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इसके प्रसार पर है। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें सिविल सेवा परीक्षा, राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय है 31 दिसंबर सन 1600। सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर का समय होता है। यह एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका प्रारंभिक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम मर्चेंट एडवेंचर था। मर्चेंट एडवेंचर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है पीछे परीक्षा में। यह नाम मर्चेंट एडवेंचर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने वर्षों के व्यापार के लिए की गई थी? 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले एक व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी स्थलीय भारत में आया था 1599 ईस्वी में। इस व्यापारी का नाम इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल्डन हॉल, और यह 7 वर्षों तक भारत में रहा था। तो यह 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल यह स्थलीय मार्ग से भारत आया था। अब स्थापना हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। वहीं एक भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए एक दूत भेजा गया था। उसका नाम है 1608 ईस्वी में भेजा गया था, हॉकिंस महोदय। 1608 ईस्वी में हॉकिंस महोदय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्र को प्रसार करने के लिए, फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए यह भारत में आते हैं। एक पत्र लेकर आते हैं। यह पत्र अंग्रेज अकबर के नाम होता है, परंतु अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो 1605 में अकबर के नाम का पत्र होता है, जो कि यह किस दरबार में पहुंचते हैं हॉकिंस महोदय? या 1608 ईस्वी में उस समय जहांगीर का शासनकाल रहता है, तो यह जहांगीर के शासनकाल में रहते हैं। तो फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए यह आते हैं विलियम हॉकिंस महोदय। यह जहांगीर के शासनकाल में पहुंचते हैं। उस समय पुर्तगाली भारत में अपनी व्यापार को बढ़ा रहे होते हैं। पुर्तगालियों का काफी विरोध होता है। अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की स्थापना, शुरुआती स्थापना में पुर्तगाली काफी विरोध करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाती है। सूरत में 1608 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री बनाई जाती है। यह फैक्ट्री अस्थायी रहती है, जो कि 1613 ईस्वी में यह स्थायी हो जाती है। कैसे स्थायी हो जाती है, इस पर अभी चर्चा होगी। तो सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रथम प्रयास किया जाता है, जो कि स्थायी फैक्ट्री बन जाती है, जो कि अस्थायी रहती है। क्योंकि इनका विरोध कौन कर रहा है? अंग्रेजों का विरोध पुर्तगाली कर रहे हैं। तब अंग्रेजों का विरोध जब हो रहा है, तो अंग्रेजी एक कैप्टन होते हैं। वह कैप्टन स्वेली हॉल के युद्ध में, कौन सा युद्ध है? 1612 ईस्वी का एक युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध कहा जाता है, स्वेली हॉल के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देते हैं। कौन? अंग्रेज। पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा देते हैं। कैप्टन टॉमस बेस्ट, अंग्रेज अधिकारी कौन रहता है? कैप्टन टॉमस बेस्ट के नेतृत्व में स्वेली हॉल के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया जाता है। जब पुर्तगाली हार जाते हैं, तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी फैक्ट्री का निर्माण होता है। वहीं एक और फैक्ट्री बनती है 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री खोली जाती है। 1611 ईस्वी है, देख लीजिए, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोल दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य में स्थित है। मसूलीपट्टनम से, गोलकुंडा राज्य से कपड़े का व्यापार करते थे अंग्रेज लोग। किसका व्यापार करते थे? कपड़े का व्यापार करते थे। वहीं
हॉकिंस महोदय के बाद व्यापारी संधि स्थापित करने के लिए 1615 ईस्वी में, कब 1615 ईस्वी में एक और आते हैं व्यक्ति, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भारत आते हैं, या 1615 से 1618 तक भारत में रहते हैं। ठीक है, यह भी जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। तो विलियम हॉकिंस 1608 में आते हैं, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं। इनका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी व्यापार कंपनी की स्थापना का प्रसार करना, फैक्ट्रियों की स्थापना करना, इसके संबंध में मुगल दरबार से सहायता प्राप्त करना, यह इनका उद्देश्य रहता है। तो फैक्ट्री की स्थापना हो गई। अब आगे देखते हैं 1632 ईस्वी की घटना पर चर्चा करते हैं। 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था। सुनहरा फरमान यह था कि कंपनी जो व्यापार कर रही है, बंदरगाहों से व्यापार कर रही है, उसके लिए उसको केवल 5000 पैगोड़ा के बदले वह भारतीय बंदरगाहों से व्यापार कर सकती है। इस तरह का छूट दिया गया था, किसके द्वारा? सुनहरा फरमान के द्वारा। या सुनहरा फरमान क्या है? 5000 पैगोड़े के बदले कंपनी राज्य के बंदरगाहों से व्यापार कर सकती है। यह गोलकुंडा के शासक द्वारा जारी किया गया था। सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक के द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा, शासक के द्वारा यह सुनहरा फरमान जारी किया गया था। एक बार फिर 5000 वार्षिक कर के बदले राज्य के बंदरगाहों से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। अब आइए आगे चलते हैं। 1639 ईस्वी में मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। मद्रास फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे के नेतृत्व में मद्रास प्राप्त होता है। मद्रास चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पे लिया जाता है और मद्रास को पट्टे पे लेकर यहां पर एक किले की स्थापना कर दी जाती है, सेंट जॉर्ज का किला। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में है, जो कि चंद्रगिरी के शासक से पट्टे में प्राप्त किया जाता है फ्रांसीसी डे के नेतृत्व में 1639 ईस्वी में। इस सेंट जॉर्ज किले में अंग्रेजी जो फैक्ट्रियां हैं, इस किले को उसका मुख्यालय बना दिया जाता है। जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, आगे अभी देखेंगे हम हुगली का क्षेत्र हो गया, हरिहरपुर बालासोर का क्षेत्र हो गया, यहाँ फैक्ट्री स्थापित की जाती हैं। उसका हेड ऑफिस सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में बन जाता है। कब? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे के नेतृत्व में। कौन? फ्रांसिस डे के नेतृत्व में। अब 1633 ईस्वी में 2 फैक्ट्रियां बनती हैं। किसकी नदी के तट पर? एक महानदी के मुहाने पर 2 फैक्ट्रियां हरिहरपुर एवं बालासोर में फैक्ट्रियां खोली जाती हैं। 1633 ईस्वी में महानदी के मुहाने पर यह 2 फैक्ट्रियां हैं। वहीं 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन, इंपॉर्टेंट आदमी है, ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में फैक्ट्री खोली जाती है। तो हुगली में फैक्ट्री खोल दी गई, हरिहरपुर बालासोर में फैक्ट्री खोल दी गई, वहीं मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सब का मुख्यालय सेंट जॉर्ज का किला बना दिया गया, जो कि मद्रास में स्थित है। चलिए, अब कंपनी अपने व्यापार के साथ साथ अपने क्षेत्रीय विस्तार पर भी ध्यान करने लगी, क्योंकि उस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। जो मुगल शासक थे वह कमजोर थे, मराठा थे अपनी क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर अपना हित साध रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं थी। तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक अधिकार एवं उनका संरक्षण करने के लिए क्षेत्रीय विस्तार का सहारा लिया। क्षेत्रीय विस्तार करते हुए इसने भारत में कई जगह फैक्ट्रियां भी खोली।
उसके बाद आइए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, उसका प्रसार होता है, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। बंगाल उस समय एक ऐसा क्षेत्र था, बंगाल के तट पर सामान नहीं खरीदा जा सकता था। सामान खरीदने के लिए तट से अंदर जाना पड़ता था। जब व्यापारी तट से अंदर की तरफ जाएंगे कुछ दूर, तो उनको काफी चुंगी कर देना पड़ता था। इन चुंगी कर देने में उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ता था। उनको सताया जाता था, उनके सामान को बार बार खोला जाता था, है ना। उनका सामान लदा हुआ है, उनके सामान को खोल के चेक किया जाता था, कई बार चेक किया जाता था, चुंगी भी कई बार दिया जाता था। तो इस तरह उनकी परेशानियां थी। तो इस तरह अपने परेशानियों को लेकर वहां के शासक के पास जाते हैं। तो वहां के जो शासक हैं शाहसुजा, 1651 में शाहसुजा ने एक निशान जारी किया था। 1651 ईस्वी में शाहसुजा ने एक निशान जारी किया था। निशान गवर्नर के द्वारा जारी होता है। इस निशान के तहत जो चुंगी और कर हैं, उसके लिए कंपनी को परेशान नहीं किया जाएगा। चुंगी कर जो है उसके लिए कंपनी को परेशान नहीं किया जाएगा। 3000 रुपए 3000 इनको देना पड़ेगा। क्या टैक्स देना पड़ेगा सालाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए सालाना टैक्स देकर उन्हें चुंगी कर से मुक्त कर दिया गया। यह शाहसुजा का फरमान था। वहीं 1656 ईस्वी में एक और फरमान जारी किया, एक और आदेश जारी किया गया था, जिसमें कंपनी के जो सामान हैं, उन जो उन्होंने क्रय किया है, जो व्यापार करने के लिए वह सामान क्रय करे हैं, उन सामान को बार बार खोला नहीं जाएगा। यह भी एक फरमान जारी कर दिया गया था। वहीं यही आदेश 3000 रुपए वार्षिक कर देकर चुंगी कर से मुक्ति का आदेश 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां के द्वारा भी किया गया, जिसमें यही बातें की गई थी कि 3000 रुपए कर वार्षिक देने के बाद कर चुंगी के लिए व्यापारिक कंपनी को परेशान नहीं किया जाएगा, कि इनको केवल उनको 3000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं औरंगजेब ने भी इनको कर चुंगी से मुक्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। वह महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ईसाइयों पर, अंग्रेजों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब के द्वारा ईसाइयों पर जो कि यूरोपीय हैं, क्या है यहाँ यूरोपीय, इन पर जजिया कर लगा दिया। क्या जजिया कर कितना लगाया? 1.5%। तो औरंगजेब के विषय में यह आप जान लीजिए कि इन्होंने ईसाइयों यूरोपियों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। यह औरंगजेब की बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आइए कलकत्ता पर आ जाते हैं। 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक को इसको जॉब चारनाक को सूतानाती मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जॉब, एक मिनट, 1690 ईस्वी का समय है और सूतानाती में एक किले का निर्माण होता है। जॉब चारनाक के द्वारा सूतानाती में किला बनता है। क्या बनता है? यह किला आगे जाकर कलकत्ता का निर्माण करता है। यह आगे चलकर क्या बन जाता है? कलकत्ता बन जाता है, जो आगे चलकर कलकत्ता बन जाता है। 1690 का समय है। सूतानाती में एक किले का निर्माण जॉब चारनाक के द्वारा किया जाता है। 1698 ईस्वी का समय है। 1200 वार्षिक कर के बदले एक पट्टे पर 1200 रुपए वार्षिक पट्टे पर क्या मिलता है? सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकटा। तो 3 क्षेत्र हैं, सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर। इनकी जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपए वार्षिक के बदले मिल जाती है। कितना रुपए जमींदारी मिलती है? 1200 रुपए वार्षिक। और यहां पर एक किले का निर्माण होता है, फोर्ट विलियम किला। कौन सा किला बनता है? कालीकट, सूतानाती और गोविंदपुर में फोर्ट
विलियम फोर्ट विलियम का किला बनता है। 1698 ईस्वी की बात है। यह कब की बात है? 1698 ईस्वी में कालीकटा सूतानाती गोवंतपुर में 1200 वार्षिक रुपए देकर एक फोर्ट विलियम किले का निर्माण होता है। वहीं भारत में, संपूर्ण भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दल भारत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण भारत में व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करना। कब आता है? यह 1615 ईस्वी में आता है। 1615 में आता है। कब आता है? 1715 में आता है। सॉरी, 1715 ईस्वी में एक दल आता है संपूर्ण भारत में व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए जॉन सुरमन के नेतृत्व में। जॉन सुरमन के नेतृत्व में, नेतृत्व इनका रहता है। जॉर्ज स्टीफेंसन इस दल में शामिल रहते, सदस्य रहते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन। वहीं इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि सर्जन रहते हैं। सर्जन का नाम क्या है? विलियम हैमिल्टन। सर्जन विलियम हैमिल्टन यह सर्जन रहते हैं। 1715 की बात है। फर्रुखसियर का शासनकाल रहता है। फर्रुखसियर का शासनकाल रहता है। इनको एक संघातिक फोड़ा, बहुत खतरनाक फोड़ा हो जाता है जो कि ठीक नहीं होता है। तो यह सर्जन महोदय, विलियम हैमिल्टन का नाम है, हैमिल्टन, यह सर्जन महोदय उस वहां के शासक फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर देते हैं एंटीबायोटिक दवा के माध्यम से। तो वो फर्रुखसियर बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वह एक फरमान जारी करता है जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1717 का रहता है। कब का रहता है? 1717 का एक फरमान जारी करते हैं। एक फरमान जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य क्या रहता है? इस फरमान का उद्देश्य यह रहता है कि कंपनी को चुंगी और व्यापार से मुक्त कर दिया गया। केवल 3000 रुपए वार्षिक देना पड़ेगा। 3000 रुपए वार्षिक देना पड़ेगा। 3000 रुपए वार्षिक देने के बाद वह भारत में कहीं भी व्यापार कर सकती है। यही इसकी फीस है, 3000 रुपए वार्षिक। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात फर्रुखसियर ने यह कह दी कि कंपनी के ढाले हुए सिक्के पूरे भारत में चल जाएंगे। अब यह तो एक दूसरी सत्ता भारत में स्थापित होने को प्रदर्शित करती है। जब देश में एक मुद्रा रहती है तो जनता को यह विश्वास होता है कि देश में एक सरकार है। परंतु जब दो तीन मुद्राएं हो जाती हैं, अंग्रेजों की भी मुद्रा हो जाएगी और मुगलों की भी मुद्रा हो जाएगी, तो जनता के मन में यह भय उत्पन्न हो जाएगा कि शासक कौन है। तो इन्होंने यह फरमान जारी करके अपनी सत्ता की स्थिति को ही गिरा दिया। कैसे? क्योंकि इन्होंने इनकी मुद्रा को मान्यता दे दी। इनकी मुद्रा को मान्यता देने का अर्थ है कि भारत में अंग्रेजी शासन प्रमुख हो गया। तो कंपनी में ढाले गए मुद्रा को संपूर्ण भारत में चलने का आदेश जारी करवा दिया। वहीं 300 रुपए वार्षिक देकर भारत में कहीं भी व्यापार कर सकेंगे। यह इनका चुंगी कर रहेगा। ओरमे महोदय ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। किसको? यही 1717 के फर्रुखसियर के आदेश को ओरमे महोदय द्वारा इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए आज की वीडियो में इतना। जय हिंद, जय भारत।